पंखुड़ी अपने होने वाले पति और ससुराल से कतई खुश नहीं थी और मम्मी की नजर में ये सब बचपना था। वो जब उनकी शिकायत करती, मम्मी व्यवहारिकता के उपदेश लेकर बैठ जाती। समझौता तो लड़की को ही करना पड़ता है। मुझे देखो, एक सुंदर साड़ी खरीदने की, एक मनपसंद गहना ले पाने की ख्वाहिश में उम्र बीत गई। तुम्हें क्या पता कितनी तकलीफ होती है एक दिन में 100 बार मन मार के जीने में। और फिर देख, धन से सारी दुनिया में सम्मान भी मिलता है। सारे रिश्तेदार इस रिश्ते के होने से हमें कितना मान देने लगे हैं। पंखुड़ी का चित्कार मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि अब नयन से उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उसे अब जिंदगी भर के लिए किसी और को समर्पित हो जाना है। नयन उसके लिए पराया होगा और वो नयन के लिए। क्या 7 फेरों की अग्नि कोमल भावों को जलाकर राख कर पाएगी? और इससे भी बड़ी बात ये कि क्या वो गर्वित के फ्रेम में सजी तस्वीर बनकर जी पाएगी, बिना अपनी अस्मिता के, सिर्फ एक शो पीस की तरह। पर वो फैसला ले चुकी है। पर क्या सचमुच वो फैसला ले चुकी है, या मम्मी को अपना फैसला खुद पर थोपने दे चुकी है? तभी उसका ध्यान ब्यूटिशियन की ओर गया। वो उसका मन समझ गई। नयन के साथ रहकर उसे भी मन पड़ना आ गया है शायद। उसे पता है शहर की सबसे प्रसिद्ध ब्यूटी पार्लर की सबसे कुशल ब्यूटिशियन आज अपनी कला से संतुष्ट नहीं हो पा रही है। क्या हुआ, मैं सुंदर नहीं लग पा रही? उसे परेशान सी देखकर पंखुड़ी ही मुस्कुराकर पूछ उठी। वो सकपका गई। नहीं नहीं, आप सौंदर्य की प्रतिमा हैं, पर कुछ कमी सी लग रही है जो समझ में नहीं आ रही। चिंता मत करिए, मैं संतुष्ट हूँ। पंखुड़ी ने उसका वाक्य हल्की सी हंसी के साथ पूरा किया और उठ गई। अपना लेटेस्ट काशीदारी का बेशकीमती लहंगा नजाकत के साथ उठाए, पार्लर का कमरा और कॉरिडोर पार करके कार तक पहुंचते हुए पंखुड़ी सारी तारीफ भरी नजरें हसरत के साथ अपनी ओर उठी महसूस कर रही थी। कार में बैठकर ड्राइवर को चलने का आदेश दे पंखुड़ी ने सिर हेडरेस्ट से टिकाकर पलकें मूंद ली। कैसे कहती ब्यूटिशियन से कि वो जानती है कि क्या कमी है। मन की सच्ची खुशी के बिना कोई सुंदर लग सकता है भला? फिर क्या फायदा ऐसी सुंदरता का जिसके दम पर मम्मी को गुमान था कि लड़के वाले मांग कर ले जाएंगे। मांग कर तो ले जा रहे हैं लड़के वाले, पर बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई प्रदर्शनी में सजी पेंटिंग पर मुग्ध होकर मुंह मांगे दाम देकर कहे कि इसे मेरे इंटीरियर डेकोरेटर के पास फ्रेम कराने भेज दो। उसके घर के बगल में घर था नयन का। पहली बार नयन को कब लड़ते देखा था आत्मसम्मान के लिए? 6-7 साल के रहे होंगे दोनों। उस दिन वे दोनों पार्क में थे, जो उनके घर के सामने सिर्फ चौड़ी रोड सड़क के पार था। पापा उनकी निगरानी के लिए बेंच पर बैठे थे। तभी ऑफिस से जरूरी फोन आ गया। उन्होंने घर की ओर निकलते हुए यूं ही कह दिया, पंखुड़ी बेटा, अगर घर आना तो नयन का हाथ पकड़ लेना। मुझे नहीं पकड़ना किसी का हाथ, मैं खुद अपना ख्याल रख सकता हूँ। नेत्रहीन नयन के तमतमाते चेहरे को देखकर सब सकते में आ गए थे। तभी पापा ने बात संभाली थी। अरे बेटा, तुम तो अपना ध्यान रख सकते हो, पर पंखुड़ी तो नहीं रख सकती ना। कितनी अल्हड़ और लापरवाह है, चलती कहीं है, देखती कहीं और गिरती रहती है। मैंने पंखुड़ी से तुम्हारा हाथ पकड़ने को कहा ताकि तुम उसका ध्यान रख सको। उस दिन नन्हे नयन ने जो प्यार से आगे बढ़कर उसका हाथ थामा तो आज तक नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि जब ईश्वर कुछ लेता है तो बदले में बहुत कुछ अनोखा देता भी है। नेत्रहीन नयन इस बात का अनूठा उदाहरण था। अजब सी चेतना और सतर्कता थी उसके अंदर। बहुत छोटी उम्र से ही वो अपना ध्यान खुद रखना सीख गया था। सच ही था, कई बार दोनों के मम्मी पापा ने देखा और इस बात पर हंसे थे कि पंखुड़ी लड़खड़ाकर गिरने को हुई और नयन ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। पंखुड़ी कहाँ है और किस संकट में फंसने वाली है, वो ये महसूस कर सकता था। धीरे धीरे पंखुड़ी भी उसे महसूस करना सीख गई। पार्क में बच्चे उसे साथ खिलाने की जिद करने पर मुंह बिचकाते। कुछ बच्चे तो साफ शब्दों में उसके अंधेपन की खिल्ली उड़ाते हुए उसको साथ खिलाने से मना कर देते। ऐसे में नयन के चेहरे पर छिपी उदासी और बेबसी पंखुड़ी की बर्दाश्त से बाहर हो जाती। वो नयन के लिए सबसे झगड़ पड़ती और घर आकर भी कभी कभी तो बहुत दिनों तक गुस्सा रहती। उन बच्चों से बोलना, उनके साथ खेलना बंद कर देती। लेकिन नयन उसे समझाता, शांत करता और कहता कि वो खेले। नयन उसके जीतने से खुश होता है। वो पार्क की बेंच पर बैठ जाता
और उसका खुश चेहरा और ताली बजाती भंगिमा पंखुड़ी के लिए जीत की प्रेरणा बन जाती। पार्क में कुछ पतझड़ और बसंत बीतते बीतते पंखुड़ी थोड़ी समझदार हो गई और उसे नयन के खुश चेहरे के पीछे छिपी अकेलेपन और उदासी की परत साफ दिखाई देने लगी। लेकिन खेल छोड़कर नयन के पास बैठकर बातें करने के लिए बनाया गया कोई भी बहाना नयन तुरंत समझ जाता। तू खेलेगी नहीं तो मैं तेरे साथ पार्क आना बंद कर दूंगा। अगर तुझे जीतते या जीत के लिए संघर्ष करते नहीं देखना है तो मेरा यहाँ आना बेकार है। नयन के स्वर की शक्ति पंखुड़ी के दिल को छू जाती। शुरुआती कक्षाओं में नयन को उसकी माँ ने घर पर ही पढ़ाया। बिना ब्रेल लिपि में सिद्धहस्त हुए वो स्कूल नहीं जा सकता था। पंखुड़ी स्कूल से लौटते ही सीधे नयन के घर आती। हालांकि मम्मी से इसके लिए बहुत डांट खाती, पर नयन से सारी बातें शेयर किए बिना ना उसे भूख लगती थी न चैन पड़ता था। कभी कभी मम्मी ज्यादा चिढ़ जाती तो पापा कहते, जाने दो, दोनों अकेले हैं और अपना अकेलापन बांट लेते हैं। ये तो अच्छी बात है। नयन के मम्मी पापा भी पंखुड़ी पर जान छिड़कते थे और अपने पापा की तो वो जान थी। उसके कलर्क पिता ने फैसला लिया था कि वो एक ही संतान करेंगे ताकि उसकी हर जरूरत पूरी कर सकें। फिर वो दिन भी आया जब नयन को स्कूल जाना था। नयन के उत्साह का ठिकाना नहीं था। अकेलेपन की अंध गुफा में उसका सिर्फ एक साथी था, पंखुड़ी। पर आज उसके सामने एक ऐसी दुनिया खुलने वाली थी जो ना सिर्फ उसे नए दोस्त देने वाली थी बल्कि कहीं ना कहीं उसे सामान्य की श्रेणी में रखने वाली थी। वो भी सब बच्चों की तरह स्कूल जाएगा। उसके पास भी करने के लिए बहुत सारी गतिविधियां और लौटकर मम्मी पापा को बताने के लिए ढेर सारी बातें होंगी। पंखुड़ी ने गेट, फिर मैदान, फिर कक्षाओं का ऐसा खाका खींचा था कि उसे पूर्ण विश्वास हो गया था कि वो कहीं गिरेगा नहीं। लेकिन पहले ही दिन उसका सामना इस बेरहम दुनिया से हुआ। कुछ उसकी अतुलनीय मेधा तथा संजीदगी थी और कुछ अध्यापिकाओं की संवेदनशीलता और सहानुभूति कि पहले ही दिन से उसे अध्यापिकाओं की इतनी प्रशंसा और प्रोत्साहन मिला कि वो कुछ बिगड़े विद्यार्थियों की ईर्ष्या का कारण बन गया। वो उसे तरह तरह से परेशान करते, सिर्फ उपहास ही नहीं उड़ाते बल्कि उसकी नेत्रहीनता का फायदा उठाकर उसे चोट पहुंचाने का भी कोई मौका न छोड़ते। स्कूल खुलने के 10 ही दिन बाद पंखुड़ी की बैडमिंटन की इंटर स्कूल प्रतियोगिता में चयन के लिए प्रतियोगिता होने वाली थी। नयन को भी पंखुड़ी के ही वर्ग में रखा गया था ताकि वो अकेला महसूस ना करे। प्रधान अध्यापिका ने भी पंखुड़ी को बुलाकर समझाया था कि वो नयन का विशेष ध्यान रखे। यदि बच्चे उसके साथ दुर्व्यवहार करें तो तुरंत सूचित करे। लेकिन पंखुड़ी को पूरा समय खेल के अभ्यास में जाना होता था। वो लंच के समय या अति आवश्यक क्लास अटेंड करने ही कक्षा में आती और नयन से पूछती कि सब ठीक है, तो वो खुश नजर आता। उस दिन पंखुड़ी बहुत खुश थी कि दर्शकों की भीड़ में नयन भी होगा उसका उत्साह बढ़ाने को। उधर वो शरारती लड़के नयन के साथ कुछ और ही खेल खेल रहे थे। वो नयन को खेल के मैदान की बजाय बिना बाउंड्री वॉल वाले टेरेस पर ले गए थे। एक ने उसकी छड़ी छीन ली और उसे रास्ता ढूंढने को कहकर ठहाके लगा रहे थे कि एक अध्यापिका पहुंच गई। तुमने अपनी दोस्त पंखुड़ी या किसी अध्यापिका को पहले क्यों नहीं बताया? उन बच्चों को सजा देने के बाद प्रधान अध्यापिका ने नयन से पूछा। पंखुड़ी को पता नहीं चलना चाहिए, वो बहुत भावुक भी है और गुस्सैल भी। अगर उसे पता चला तो वो मुझे छोड़कर अभ्यास में नहीं जाएगी और मेरे लिए लड़कर इतना गुस्सा पाल लेगी मन में कि खेल में ध्यान भी नहीं लगा पाएगी। इस तरह किसी इंटर स्कूल प्रतियोगिता में जाने का उसका ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण ऐसा हो। वैसे भी मेरे जीवन के व्यवहारिक समस्याओं से मुझे ही जूझना सीखना चाहिए। नयन की समझदारी और आत्मसम्मान की भावना उस दिन दरवाजे पर उसकी बातें सुन रही पंखुड़ी के साथ साथ अध्यापिकाओं की आंखों में भी पानी ले आई। घड़ी की सुइयां अपनी गति से चलती रहीं। कैशोर्य की दहलीज पर कदम रखने के साथ ही पंखुड़ी का असाधारण सौंदर्य लोगों की प्रशंसा के साथ साथ ईर्ष्या और पंखुड़ी की माँ के असाधारण सपनों का कारण बनता जा रहा था। 18 के होते होते उसके लिए रिश्तेदारों ने 3-4 रिश्ते बता दिए। घर पर बात चलाई तो पंखुड़ी के पिता भड़क उठे। माँ और रिश्तेदारों ने तमाम तर्क दिए
पर पिता की सख्त आवाज ने बातचीत का अंत कर दिया। जब तक पंखुड़ी जितना पढ़ना चाहती है उतना पढ़कर आत्मनिर्भर नहीं हो जाती, मैं उसकी शादी के विषय में कुछ नहीं सुनना चाहता। दरवाजे के पीछे सब कुछ सुन रही पंखुड़ी का मन हुआ कि दौड़कर पापा से लिपट जाए। पापा उसे समझते हैं। इस बात से उसका मन प्रफुल्लित था, लेकिन उसके मन में कूटकर संस्कार भरने वाली माँ थी। 9-10 साल की उम्र से ही माँ ने पापा से लिपट चिमट जाने, उन्हें चुंबन देने या बहुत करीब बैठकर दिल की बातें करने पर बवाल खड़ा करना शुरू कर दिया था। माँ की सख्ती से बोले जाने वाली बातों की निरंतरता ने उसके और उसके पापा के बीच संवाद की भी दूरी बना दी थी। स्कूल में लंच में या खाली समय में दिल की सभी ऊहापोह नयन के दिल में डालकर वह निश्चिंत हो जाती और नयन कुछ ही दिनों में समाधान परोस देता। तुम ह्यूमैनिटीज में ग्रेजुएशन करो, विषय तुम्हारी पसंद के मैंने बता ही दिए हैं। 3 सालों में यह तय कर लेंगे कि तीनों में से कौन सा तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। फिर वाह, मेरा मन हल्का हो गया। पता है नयन, मैं यही चाह रही थी, पर मुझे पता ही नहीं था कि कौन कहता है तुम नेत्रहीन हो। तुम्हारी नजरें तो एक्सरे मशीन की तरह हैं, जो मेरे दिल की वो बातें भी समझकर मुझे ही समझा देती हैं जिन्हें मैं खुद भी नहीं जान पाती। उन दोनों के ठहाके लड़कों की ईर्ष्या का कारण बनते और नयन उस ईर्ष्या के परिणाम स्वरूप अक्सर अपमानित होता। पंखुड़ी उनसे लड़ती और खबर मम्मी तक पहुंचने पर मम्मी पंखुड़ी की खबर लेती। उम्र के साथ पंखुड़ी पर मम्मी की हुकूमत बढ़ती गई और उसका आत्मसम्मान सिकुड़ता गया। स्कूल के साथ ही नयन का स्कूल में मिलने वाला साथ भी खत्म हो गया और घर में मम्मी की पाबंदियों ने भौतिक दूरी भी बना दी। लेकिन अब वे मन से और करीब आ गए थे। उन्हें वॉइस मैसेज के जरिए दिल के दर्द बांटने से रोकना मम्मी के बस से बाहर था। नयन संगीत का विख्याता बन चुका था। उधर पंखुड़ी को पास के छोटे स्कूल में नौकरी मिल गई और मम्मी को पापा की शर्त खत्म होने की शांति। तभी ये रिश्ता घर चलकर आया और मम्मी को मनचाही मुराद मिल गई। पंखुड़ी के आंगन से तेजी से बोलने पर नयन के आंगन में बात सुनाई देती थी। छुट्टी का दिन था। मम्मी ने जानबूझकर आंगन में बात छेड़ दी। शायद पंखुड़ी नेट क्रैक करना चाहती है और फिर शायद उसका मन एक बार उससे पूछ लेना चाहिए। पापा की इतनी सी बात पर मम्मी आग बबूला हो गई। आखिर चाहते क्या हैं आप? लड़की को घर बिठाकर रखना है या एक अपाहिज की छड़ी बनाने का इरादा है? पंखुड़ी के 18 की होने के बाद से 3 रिश्ते छोड़ चुके हैं हम। या तो आप मुझे इस रिश्ते में कोई एक कमी बता दीजिए या बात पक्की करने जाइए। नयन सब कुछ सुन चुका था। पंखुड़ी फिर भी उसकी राय लेने गई तो उसने कह दिया, रिश्ते में कमी तो सच में नजर नहीं आती, तुम खुश रहोगी। पंखुड़ी के शब्द निशब्द हो गए और पलकों से नदी बह चली। मम्मी की अनुपस्थिति में पापा उसकी राय जानने आए थे। बहुत सुगबुगाया था मन, लेकिन क्या कहती। उसने और नयन ने दिल की गहराई में दफन अपने जज्बातों को शब्द कभी दिए ही नहीं थे। ऐसे में अकेले अपने जज्बातों को शब्दों का जामा पहनाने का कोई संबल उसके पास नहीं था। उसके शब्द मन की कैद में छटपटाते ही रह गए। सगाई हुई और लड़के वालों ने शुरू किया सिलसिला पंखुड़ी नाम की खूबसूरत पेंटिंग को अपने घर के बेशकीमती फ्रेम में मढ़ने के लिए उसके व्यक्तित्व की काट छांट का। हालांकि मम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं था जब पहली बार महंगी शोफर ड्रिवन कार पंखुड़ी को शादी की शॉपिंग के लिए लेने आई थी। लेकिन शॉपिंग से लौटकर पंखुड़ी रोते हुए मम्मी से लिपट गई थी। शॉपिंग के दौरान महंगे रेस्टोरेंट में लंच के लिए गए थे वे। उसके होने वाले पति गर्वित ने उसका मजाक बनाते हुए उसे कांटे छुरी से नजाकत के साथ खाना सीखने की हिदायत दी थी। रेस्टोरेंट में खाने से पहले शराब लेना उसके लिए स्टेटस सिंबल था और भी बहुत कुछ। घर आ गया। ड्राइवर की आवाज से पंखुड़ी वर्तमान में लौटी और अपना लहंगा समेटकर अपने कमरे में आ गई। तभी सास का फोन आ गया, तुम दोबारा पार्लर चली जाओ। हमारे लुच्चे वेडिंग प्लानर ने दगाबाजी कर दी। हमारे बिजनेस राइवल का ही थीम हमें बता दिया, जिनके बेटे की शादी अभी पिछले महीने ही हुई थी। अब हम भी वही थीम ड्रेसेस पहनेंगे तो लोगों को लगेगा कि हमने नकल की है।
ऐसी ही गफलत के लिए हमने सबकी दूसरी पोशाकें तैयार करवा कर रखी थी, लेकिन तैयार करने में तो पार्लर ने 2 घंटे का समय। अरे अभी तो सब पीकर टुन है, बारात निकलने के बाद डांस में भी समय लगेगा। बारात पहुंचने से पहले आ जाओगी वापस। लेकिन मम्मी जी वो लहंगा बहुत गड़ता। देखो जो कह दिया वो करो। एक बात तुम ध्यान से सुन लो, हमारे यहाँ बहुओं को ना कहने की इजाजत नहीं है। बात समाप्त करके सास ने फोन रख दिया और उससे मिलने आए नयन ने सब सुन लिया। थोड़ी देर दोनों पलकों पर नदी बांधे निशब्द बैठे रहे। तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तुम तो मेरा चेहरा पढ़ लेते थे, तुमने खुद क्यों नहीं पढ़ लिया? तुम कैसे नहीं देख पाए मेरा दिन ब दिन मुरझाता चेहरा? पंखुड़ी की वेदना नाराजगी के भाव में बह रही थी कि उसने अपने होठ काट लिए। क्या वो नयन की नेत्रहीनता का मजाक बना रही है? पर नयन उसकी व्यथा में उसके साथ बह रहा था। उसने पंखुड़ी के शब्दों को सामान्य ढंग से लिया। हाँ, नहीं देख सका क्योंकि शादी तय होने के बाद से तुम मेरे सामने आई ही नहीं। पिछले 4 महीनों में एक बार भी नहीं। कोई वॉइस मैसेज भी भेजती तो तुम्हारी आवाज से ही तुम्हारी परेशानी दिख जाती मुझे। मैं तो तुम्हारी दूरियों का कारण ये समझता रहा कि तुम 7 फेरों के पवित्र अग्नि के सामने किसी और की होने से पहले मेरे प्रति अपना अनुराग भुलाना चाहती हो, इसलिए भौतिक दूरी का सहारा ले रही हो। और मैं भी इसीलिए भूलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे प्यार को भूल सकती हूँ भौतिक दूरी के सहारे। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? कहते हुए पंखुड़ी मुड़ी तो लहंगे से अटक कर गिरने को हुई और नयन ने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। पंखुड़ी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ये अभी अभी हमने क्या कहा नयन? जो जज्बात कभी शब्द ना बन सके, उन जज्बातों को आज शब्द मिले। आज जब पंखुड़ी फूटकर रो पड़ी और नयन ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम इस शादी से मना कर दो। मैं तुम्हारी मम्मी को मनाने में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम? पंखुड़ी नाराजगी से बोली। देखो पंखुड़ी, बात को समझने की कोशिश करो। दोनों समस्याओं को अलग रखो। तुम्हारी मम्मी तुम्हारी शादी एक अपाहिज से यानी मुझसे नहीं करना चाहती। इसे मैं गलत नहीं मानता, इसीलिए तब मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। सोचा था पति का प्यार पाकर तुम मुझे भूल सकोगी, लेकिन एक ऐसी जगह शादी करने को तैयार हो जाना जहां तुम्हारे मन की कदर नहीं, आत्मसम्मान की कदर नहीं, ये सरासर गलत निर्णय है। मैं तुम्हें ये निर्णय नहीं लेने दूंगा। पंखुड़ी की उम्मीद बंध गई, पर दूसरे ही पल वो सहम गई। बारात दरवाजे पर आ गई है, सारी तैयारियां हो गई हैं, अब कैसे? बारात और तैयारियां शादी के लिए होती हैं, शादी बारात और तैयारियों के लिए नहीं। पापा उन लोगों की सारी बातें सुन रहे थे और अब उनका दृढ़ स्वर गूंजा। वैसे भी बाराती दरवाजे पर नहीं, जनवासे में है, जहां ज्यादातर लोग पीकर धुत हैं। पिछले 4 महीनों में मैं उनके अहंकार और तानों से आहत होकर भी चुप रहा, ये सोचकर कि मेरी बेटी खुश है। पर मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी। उन्होंने बाहें फैला दी और पंखुड़ी उनसे लिपट गई। पंखुड़ी को संतावना का दुलार करने के बाद वो मम्मी की ओर मुखातिब हुए। ऐसी जगह ब्याना चाहती हो तुम बेटी को, जहां उसे ना कहने का भी अधिकार नहीं। कैसे तुम उसका मुरझाता चेहरा और आंसू ना देख पाई, माँ होकर भी? माँ ने सिर झुका लिया। मुझे भी स्थिति की गंभीरता का एहसास आज ही हुआ, जब पंखुड़ी की सास का फोन मेरे पास आया। बड़े ही अहंकारी लहजे से पंखुड़ी के दोबारा तैयार होने की नानुकुर की शिकायत करते हुए पापा ने तुरंत पंखुड़ी की सास को फोन लगाया। आपके यहाँ बहुओं को ना कहने का हक नहीं है ना? पर हम तो ना कह सकते हैं। नाजों से पाली बेटी है मेरी, एक इंसान, एक व्यक्तित्व, कोई तस्वीर नहीं जिसे आपके घर के फ्रेम में मढ़ने के लिए दे देंगे। पापा फूट कर रो दिए और पंखुड़ी को ऐसे दुलारने लगे जैसे सालों की कसर पूरी कर लेना चाहते हों। नयन जाने लगा तो उन्होंने पंखुड़ी को छोड़कर उसका हाथ थाम लिया और पंखुड़ी का हाथ उसके हाथ में देकर बोले, इसे देखा तो सिर्फ तुमने है, तुम ही इसे समझ सकते हो, इसका ध्यान रख सकते हो। देखना ये कभी गिरने ना पाए, कभी हारने ना पाए।